हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, तो आज का लेक्चर रेलवे ग्रुप डी का 8 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का है। फर्स्ट और थर्ड मैंने अपलोड कर दिया था और ये आपका सेकेंड शिफ्ट है 100% एक्यूरेट आंसर के साथ। तो सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा मेरे भाई। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि सभी प्रश्नों का आप लोग पूरी तरह से एक बार दो बार रिवीजन करके जाइए, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं वो छूटने ना पाए मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। थोड़ा सा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो आपका 1 मई मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम इसका था श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य यानी सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स। आपका ये थीम था, 1 मई 2025 को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2025 में किस खिलाड़ी ने बतौर कप्तान पहली बार आईपीएल का खिताब जीता है? तो 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने पहली बार आईपीएल का खिताब जीता है। उस समय टीम का कप्तान रजत पाटीदार था। अतः आईपीएल 2025 में बतौर कप्तान पहली बार खिताब जीतने वाले खिलाड़ी रजत पाटीदार ही हैं। अप्रैल आईपीएल 2025 का फाइनल 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। तो आपका कौन हो जाएंगे? रजत पाटीदार राइट आंसर। अगला प्रश्न है, टेनिस कैलेंडर का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित आपका कहाँ किया गया था? चलिए, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कैलेंडर का तीसरा ग्रैंड स्लैम है। यह हर वर्ष ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब लंदन में आयोजित किया जाता है। तो आपका यूनाइटेड किंगडम लंदन में 30 जून से 13 जुलाई तक चला। 2025 तक यह विंबलडन चैंपियनशिप का 138वां संस्करण था। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल के विजेता जैनिक सिनर जो इटली के रहने वाले हैं, जिन्होंने कार्लोस अल्कराज स्पेन के जो थे उनको हराया, और महिला एकल की विजेता इगा स्वियाटेक पोलैंड की रही, जिन्होंने अमांडा को हराया जो अमेरिका की रहने वाली थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि सभी श्रेणियों में विजेताओं की जो सूची है वो भी विशेष सम्मान गेम चेंजर पुरस्कार जयशाह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ राज्य खेल प्रोत्साहन के लिए मध्य प्रदेश को मिला है। सर्वश्रेष्ठ कारपेट खेल प्रोत्साहन के लिए रिलायंस को मिला है अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ पीएसयू खेल प्रोत्साहन के लिए रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड को ये खिताब मिला है। सर्वश्रेष्ठ विद्यालय खेल प्रोत्साहन के लिए कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को मिला है। तो आप एक बार इस लिस्ट को पूरा देख लेंगे, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। स्पोर्ट्स स्टार एशेस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु भाकर को स्पोर्ट स्टार्स ऑफ ईयर फीमेल और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है मनु भाकर जी को। चलिए, यह आयोजन 14 फरवरी 2025 को मुंबई में हुआ। उसी समारोह में पीआर श्रीजेश जो भारत के हॉकी गोलकीपर हैं को स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल पुरस्कार से नवाजा गया। अगला प्रश्न, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो इसका डिटेल्स देख लीजिए। वैसे तो ब्रोमीन होता है, पारा और ब्रोमीन, तो पारा इसमें ऑप्शन नहीं था तो ब्रोमीन मारना था। ब्रोमीन का प्रतीक Br, इसकी परमाणु संख्या 35 है। रासायनिक तत्व पारा का परमाणु क्रमांक 80 है, उसका प्रतीक Hg है। पारा एकमात्र धातु है। यहाँ क्या पूछा था? अधातु, सॉरी,
अधातु पूछा था तो अधातु ब्रोमीन, धातु पारा, जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा PRAVAAH जिसको प्रवाह बोलते हैं, प्रवाह पोर्टल किस महीने में लॉन्च किया गया? तो प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया 28 मई 2024 को। 28 मई 2024 को इसका उद्देश्य था RBI से विभिन्न अनुमतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन को आसान बनाना, पारदर्शिता लाना और समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करना। चलिए, प्रवाह का मतलब क्या है तो ये भी देख लीजिए फुल फॉर्म इसका। प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, नियामक अनुप्रयोग सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच। अगला प्रश्न कह रहा है पीत रस, अमाशय रस, लार और एड्रीनलिन में से कौन सा पदार्थ सीधे रक्त प्रवाह में चला जाता है? तो इसका डिटेल्स थोड़ा देख लीजिए। एड्रीनलिन एक हार्मोन है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि से सीधे रक्त में स्रावित किया जाता है, जबकि पीत रस, अमाशय रस और लार पाचन रस डाइजेस्टिव जूस जो नालिकाओं के माध्यम से पाचन तंत्र में स्रावित होते हैं, सीधे रक्त में नहीं जाते हैं। यहाँ कह रहा है पीत रस, अमाशय रस, एड्रीनलिन में से कौन सा पदार्थ सीधे रक्त प्रवाह में जाते हैं? तो सीधे रक्त प्रवाह में आपका अधिवृक्क ग्रंथि का जाएगा। कौन सा बताना है आपको? पीत रस, अमाशय रस, लार पाचन जो नालिकाओं के माध्यम से पाचन तंत्र में स्रावित होती हैं, सीधे रक्त में नहीं जाते हैं। तो आपका पीत रस कट गया यहाँ से, अमाशय रस कट गया, लार रस कट गया, आपका बचा एड्रीनलिन। चलिए अगला प्रश्न, सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखने पर हमेशा क्या दिखाई देता है? सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखने पर हमेशा क्या दिखाई देता है? तो कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन प्रत्येक जीवित कोशिका में उपस्थित होती है और कोशिका की बाहरी सीमा बनाती है, इसलिए यह हमेशा दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, राइट आंसर। सेल मेम्ब्रेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूत्रकर्णिका तथा केंद्रक कुछ कोशिकाओं जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में नहीं होते हैं। सूत्रकर्णिका और केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते हैं। क्रोमोसोम सामान्य अवस्था में स्पष्ट नहीं दिखते, वे मुख्यतः कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव में भिन्न जनन सेक्स डिटर्मिनेशन कौन सा गुणसूत्र करता है? तो इसका भी डिटेल देख लेते हैं। मानव में लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्रों के एक जोड़े द्वारा होता है, न कि किसी विशिष्ट संख्या वाले ऑटोसोम जैसे 13, 18, 21 ये सब के द्वारा होता है। एक जोड़ा होना चाहिए, तो एक गुणसूत्र। चलिए, मनुष्यों में कुल 23 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं जो शारीरिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है जो व्यक्ति के जैविक लिंग का निर्धारण करता है। महिलाओं के लिए XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। बच्चे का लिंग पिता से विरासत में मिले गुणसूत्र पर निर्भर करता है। माता हमेशा X गुणसूत्र देती है, जबकि पिता X या Y गुणसूत्र दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक साइकिलिस्ट चलते चलते आगे अगर अपने हाथ से एक सेब फेंक दे तो सेब किस दिशा में जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पर्श रेखा, टेंजेंट की दिशा में जाएगा। विल मूव अलोंग द टेंजेंट, इसका राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। यदि विद्युत धारा यानी करंट को दुगना कर दिया जाए और प्रतिरोध रेजिस्टेंस को स्थिर विद्युत इधर है क्वेश्चन, अस्थिर कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति यानी पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पावर पर प्रभाव पड़ेगा शक्ति
4 गुना हो जाएगा। इसका इस तरह से डिटेल सॉल्यूशन है। यहाँ से सॉल्यूशन जो था आपका, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P = I² × R। P जहाँ पावर, I से करंट, R से प्रतिरोध, तो P डैश बराबर होता है 2I² × R²। तो 2 गुना हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4I², तो अर्थात शक्ति 4 गुनी हो जाएगी। इसका राइट आंसर था। चलिए आगे चलते हैं। फिजिक्स का नॉमरिकल आ गया है। यदि किसी वस्तु की अंतिम चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसने 150 मीटर दूरी तय की है, मान लेते हैं कि प्रारंभिक चाल 0 है, तो उसका त्वरण कितना होगा? तो पहले तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। आप 1000/3600 से भाग दे सकते हैं, या फिर आप मीटर प्रति सेकंड है ना, 5/18 से भी सीधे कर सकते थे। इधर 54 को 18 तिया 54, 5 तिया 15 सीधे लाते, और उसके बाद प्रारंभिक चाल 0 है, अंतिम चाल v = 15 मीटर है। यहाँ फार्मूला होता है, गति का समीकरण जो होता है v² = u² + 2as। मान चौथा नंबर में कह रहा, मान रखने पर, चौथा नंबर कहने का मतलब 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप ऐसे 4 स्टेप में, तो मान आपका v बराबर हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका u 0 है तो 0 का स्क्वायर, और ये आपका आया है 2a × 150। तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.75 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। महिला हॉकी एशिया कप 2025 किस देश ने जीता? तो महिला हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल मैच चीन महिला हॉकी टीम और भारत महिला हॉकी टीम के बीच हुआ। फाइनल में चीन ने भारत को 4-1 से हराया। इसका मतलब है चीन जीत गया। विनर आपका चाइना और रनर अप में रहा इंडिया। चलिए, महिला हॉकी एशिया कप का 11वां संस्करण था। यह 5 से 14 सितंबर 2025 तक चीन के हांगजो में कैनाल स्पोर्ट्स पार्क हॉकी मैदान में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2025 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसे दिया गया है? टेम्पल्टन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विश्वव्यापी पैट्रियार्क वार्थोलोम्यो को। विश्वव्यापी इकोनॉमिकल पैट्रियार्च और आपका वार्थोलोम्यो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनको किस चीज़ में मिला था? तो जापानी गणितज्ञ हैं मासाकी काशिवारा को 2025 का एबल पुरस्कार प्रदान किया गया था। जापानी गणितज्ञ जो मासाकी काशिवारा हैं 2025 को एबल पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी किस पर निर्भर करती है? तो पोटेंशियल एनर्जी आपका मुख्य 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। 3 चीज़ कौन कौन? वस्तु का द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, और जमीन या संदर्भ बिंदु से वस्तु की ऊंचाई पर निर्भर ये करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका भी फॉर्मूला है मेरे भाई। कार्बन C = परमाणु द्रव्यमान 12U, ऑक्सीजन O = परमाणु द्रव्यमान इसका 16 यूनिट 16U। तो CO2 को अगर जोड़ते हैं तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 2 × 16 12 और 16 दूनी 32, आपका 44 यूनिट इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। C2H5OH का रासायनिक नाम क्या है? C2H5OH का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम एथेनॉल है। एथेनॉल इसका रासायनिक नाम है। यह एक अल्कोहल और सामान्यतः इसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुस्तक मेमोराइज एंड माइलस्टोन्स जो ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया की 60 साल की यात्रा को समर्पित है, इसके लेखक कौन है?
तो इसके लेखक हैं, देख लीजिए एक बार इसका डिटेल्स, वी श्री राम और लक्ष्मण यानी लक्ष्मण है। और यह पुस्तक ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के 60 वर्षों के इतिहास और पशु कल्याण के कार्यों का दस्तावेजीकरण करती है, जिसे हाल ही में मार्च 2025 में जारी किया गया था। विमोचन किया गया था मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति PN प्रकाश ने इसका विमोचन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी श्री राम और लक्ष्मण, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सामान्यतः कैसा होता है? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सामान्यतः कैसा होता है? अवतल द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। अवतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। चलिए, जब वस्तु फोकस यानी एफ के बाहर होती है तब प्रतिबिंब वास्तविक रियल और उल्टा बनता है। जब वस्तु फोकस एफ और दर्पण के बीच में होती है तब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है तथा बड़ा भी दिखाई देता है। इसलिए अवतल दर्पण पर कभी वास्तविक उल्टा और कभी आभासी सीधा भी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा? वास्तविक उल्टा आभासी और सीधा यानी स्थिति पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल यानी एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन से उत्पाद बनते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 की किसी अम्ल जैसे HCl के साथ अभिक्रिया से हमेशा नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या उपस्थित नहीं होता है? जंतु कोशिका में मुख्य रूप से कोशिका भित्ति यानी सेल बॉल, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट और बड़ी केंद्रीय रिक्तिका मतलब लार्ज सेंट्रल वैक्यूल अनुपस्थित होते हैं। ये सब अनुपस्थित होता है। ऑप्शन में जो था आपको मार देना है। यहाँ आपका क्या है? कोशिका भित्ति सेल बॉल, तो कोशिका सेल मेम्ब्रेन यहाँ है। हरित लवक और बड़ी केंद्रीय रिक्तिका ये सब क्या होती है? अनुपस्थित होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है और केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, जंतुओं में नहीं। तो इसका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? जब किसी गेंद की ऊर्ध्वाधर वर्टिकली रूप में ऊपर की ओर फेंका जाता है और उसके साथ क्या होता है? जब किसी गेंद की ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रूप में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके साथ क्या होता है? तो जब एक गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका वेग धीरे धीरे कम होता जाता है और वह अपनी अधिकतम ऊंचाई पर क्षण भर के लिए रुकती है, वेग शून्य होता है और फिर नीचे गिरना शुरू कर देती है। इस दौरान उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती है और फिर वापस गतिज ऊर्जा में, जबकि त्वरण यानी गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे की ओर चलता है। कह रहा उसके साथ क्या होता है? तो आप देख लीजिएगा, इसमें से जो भी फैक्ट मैं आपको बताया हूँ इसके ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर किया जाएगा। एक पॉइंट और है कि गति के प्रत्येक बिंदु के दौरान गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग समान होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सामान्यतः मुक्त अवस्था यानी फ्री स्टेट में पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा सोना एक बहुत कम क्रियाशील धातु है, इसलिए यह प्रकृति में प्रायः मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट, जबकि लोहा Fe, जिंक Zn और एल्यूमिनियम Ai अधिक क्रियाशील होते हैं और सामान्यतः यौगिकों यानी ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स आदि के रूप में उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
गोल्ड मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है गैस के अणुओं के बारे में सही कथन कौन सा है? गैस के अणुओं के बारे में सही कथन, गतिक सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी के अनुसार पदार्थ के अणु हर अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस में निरंतर गति करते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में निरंतर गति करते रहते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा जल विवाद को लेकर जल समझौता 66:3 था, लेकिन तेलंगाना कितने की मांग कर रहा था जो आंध्र प्रदेश ने मांग को ठुकरा दिया? मतलब 100 में इस तरह से डिवाइड किया गया था, 66% और 34%, लेकिन आंध्र प्रदेश इस मांग को ठुकरा दिया है, तेलंगाना कुछ और मांग कर रहा था। इसका डिटेल्स अब क्या ऑप्शन था उसके हिसाब से मारना है, लेकिन डिटेल्स यहाँ मैं आपको दे दिया हूँ। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कौन सा जल विवाद है, हो सकता है ये भी होगा, तो कृष्णा मार देना था। तेलंगाना ने 50-50 की हिस्सेदारी बराबर बंटवारे की मांग की थी, जबकि वर्तमान में यह समझौता 66 और 34 के अनुपात में है। आंध्र प्रदेश ने इस मांग को ठुकरा दिया है कि 50-50 नहीं होगा और मौजूदा अनुपात को बनाए रखने पर जोर दे रहा है। चलिए ये रिकॉर्डिंग आपको नाइट में कर रहा हूँ मेरे भाई, 1:30 बजे रात में। किसी तरह का कोई अगर बोलने में कोई चीज़ अगर छूट रहा होगा तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा ओवरनाइट हो गया है और इसको सुबह में या कल, आज कोई टाइम में या कल कोई टाइम में अपलोड कर दूंगा। चलिए इंटरनेट का थोड़ा समस्या रहता है इस कारण से मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाउडनेस तीव्रता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तीव्रता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत आपका है लाउडनेस आवृत्ति पर निर्भर करती है, यही आपका गलत है। फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, ये कथन गलत है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? ITTF यानी विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? सबसे पहले जान लेते हैं कि 17 से 25 मई तक 2025 के मध्य IITF विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कतर के दोहा में किया गया था। यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है मेरे भाई। यह विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का 58वां संस्करण था। इस टूर्नामेंट में चीन कुल 7 पदक, 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा। तो टॉप पर कौन रहा? टॉप पर आपका चाइना रहा मेरे भाई, टॉप पर आपका चाइना रहा। जापान ने कुल 4 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य जीतकर दूसरे स्थान पर, सेकेंड पर आपका जापान हो गया। और ब्राजील कुल पदक, 1 रजत जीतकर तीसरे स्थान पर रहा, थर्ड पर आपका ब्राजील रहा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। एक व्यक्ति अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर को सेविंग मिरर के रूप में उपयोग करता है। यदि वह दर्पण के बहुत पास यानी फोकस के अंदर खड़ा हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब वस्तु यानी चेहरा अवतल दर्पण के फोकस के अंदर रखी जाती है तब प्रतिबिंब आभासी होता है, वर्चुअल बनेगा। प्रतिबिंब सीधा इरेक्ट होता है और आकार में बड़ा मैग्नीफाइड दिखाई देता है। इसी कारण अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है ताकि चेहरे का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब दिखे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आभासी, सीधा और बड़ा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, के तो पोटासियम का संकेत है और कैल्शियम का Ca, और क्लोरीन Cl2 की अभिक्रिया से मुख्य रूप से क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेफ्रॉन में मुख्य रूप से क्या पाया या छाना जाता है? इसमें क्या छाना जाता है, क्या पाया जाता है? तो नेफ्रॉन गुर्दे यानी किडनी की एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन में रक्त का निस्पंदन फिल्ट्रेशन होता है जिसमें यूरिया अपशिष्ट पदार्थ और
और अधिक जल छाने जाते हैं। नेफ्रॉन में मुख्य रूप से यूरिया और जल को फिल्टर किया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, यूरिया और वाटर, यूरिया एंड वाटर इसका। अगर चैनल पर नए होंगे मेरे भाई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा मेरे भाई। कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कीजिएगा मेरे भाई। अगर किसी तरह का कोई समस्या होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लेट से लाऊंगा लेकिन 100% एक्यूरेटता के साथ एक अलग एनिमेशन के साथ लाऊंगा मेरे भाई। चलिए, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद।